नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सब लोगों की फ्रेंड संजना साइमन अपने ऑफ़िशियल यूट्यूब पेज पर आपके सामने है। आज ये वीडियो मैं अपने घर से बना रही हूँ, दिल्ली स्थित रोहिणी मेरा घर। और मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ बहुत ही वांटेड टॉपिक है। बहुत सारी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है कि मैं बहुत खुल के बात करूँ कमिंग आउट के बारे में, और कमिंग आउट के दौरान एक ट्रांस का क्या गेटअप होना चाहिए, क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आउटफिट्स आपको पहनने हैं। क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है कि आप लोगों ने अपनी फैमिली को बताया है, आप उनका सारा विरोध, उनकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी फेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको अपने आप को भी चेंज करना है। तो ये 2 बहुत बड़ी समस्याएँ हो जाती हैं। तालमेल जो होता है, ये बहुत बड़ा समस्या बन जाता है लोगों के सामने। और कहना चाहूँगी कि हर ट्रांस वुमन संजना साइमन के समान नहीं होती है, जो अपना घर छोड़ दे, अपनी नौकरी छोड़ दे, अपने दोस्त छोड़ दे, अपना पूरा मतलब एक तरीके से इतने साल जो अर्न किया था, वो सब कुछ छोड़ दे और एक नए शहर में आके बस जाए। जहाँ पे ये नहीं पता था कि इतनी तेज़ गाड़ियाँ चल रही हैं और सड़क भी कैसे पार करनी है। एक छोटे से शहर, बरेली शहर की बच्ची जब दिल्ली जैसे बड़े शहर में आती है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ये वही इंसान समझ सकता है जिसने स्ट्रगल किया हो। और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारी बात आपको बताना चाह रही हूँ, जो कि वाक़ई मैंने फ़ेस करी थी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी और ट्रांस बहनें उसको फ़ेस करें। तो सबसे बड़ी बात है, आप जब अपनी फैमिली में बताते हैं कि आप एक ट्रांस वुमन हैं या आप एक वुमन हैं, जब आप अपने घरे बताएँगे कि आप एक लड़की हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो लोग इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आपको या तो पागल समझेंगे, आपको किसी तांत्रिक, पंडित, ओझा, मौलाना के पास लेके जाएँगे, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएँगे, और वो आपके ऊपर कुछ झाड़-फूँक करेंगे, कुछ मेडिकल टेस्ट करवाएँगे, और वो आपकी बॉडी में पढ़े-लिखे हैं तो टेस्टोस्टेरोन्स का जो लेवल है उसको ऊपर करवा देंगे, आपको कुछ पागलपन के ज़िम्मेदार घोषित कर देंगे, आपको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा, या इस तरीके से मतलब जो भी उनके मन में दिमाग में वाहियात बात चलती है आपके लिए, वो उसको करेंगे। कुछ पेरेंट्स मैंने ये तक कहते सुने हैं कि इसकी शादी करवा दो, ये अपनी वाइफ़ के साथ में रहेगा, तो इसके अंदर का पुरुष जाग जाएगा। मतलब इतनी दकियानूसी सोच भी होती है लोगों की कि पर्सन खुद कह रहा है कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी दीजिए, और माँ-बाप ये सोचते हैं कि इसको शादी करवा दो, इसकी लाइफ़ में एक लड़की आ जाएगी तो इसके अंदर का सोया हुआ पुरुष जाग जाएगा। भई अगर पुरुष होता तो वो कभी नहीं सोता, पुरुष सो ही कैसे सकता है? जब एक स्त्री जो है वो नहीं सो पा रही है तो पुरुष कैसे सोता? पुरुष भी तो तड़पता बाहर आने के लिए ना, जैसे स्त्री तड़प रही है। लेकिन हमारे माता-पिता इस बात को नहीं समझ सकते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर लें। कुछ यू नो मुट्ठी भर लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत पढ़े-लिखे, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होंगे, जो कि समझ सकते हैं इस बात को कि हाँ, जेंडर डिस्फोरिया क्या है। अमूमन लोग अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ज़बरदस्ती उनकी शादियाँ करवा देते हैं, उनको मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं, साइकियाट्रिस्ट से उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनको यू नो टेस्टोस्टेरोन्स के लेवल बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देते हैं बेफिज़ूल में। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि मौलाना और पंडित और ओझाओं के पास भी लेके चले जाते हैं कि कहीं कोई ऊपरी हवा का चक्कर तो नहीं है। तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं अमूमन, और इसको दूर करने की सबसे जो एक मैं कह सकती हूँ कि इम्पोर्टेंट और आपके पास में सबसे बड़ा जो प्रहार है वो यही है, आपकी अपनी एजुकेशन। आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। देखिए, गलती आपके पेरेंट्स की भी नहीं है। 25 साल का लड़का या 20 साल का लड़का अचानक से आके ये बोल दे कि मम्मा मैं बचपन में साड़ी पहनती थी और बचपन में चूड़ियाँ पहनती थी, बचपन में लड़कियों के समान थी और अब मैं लड़की बन के जीना चाहती हूँ। तो भई इतना आसान नहीं है उन लोगों के लिए भी आपको एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो ऐसे नहीं हैं, तो वो ऐसा नहीं सोच सकते हैं। उनकी भी मेंटालिटी को समझिए। तो बीच का तालमेल ये है कि आपको अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। पढ़िए, लिखिए, अपने पैरों में खड़े होइए, और फिर ज़ाहिर-सी बात है किसी दूसरे शहर में आपको मूव करना ही पड़ेगा। अपने शहर में रह के ज़िद्दी बन के, क्योंकि बेफ़िज़ूल की ज़िद है कि मैं अपना शहर नहीं छोड़ूँगी, मैं अपने शहर में ही मतलब डंका बजाऊँगी अपनी इस चेंज होने का। तो ये एक बिल्कुल दकियानूसी सोच, बिल्कुल बेफ़िज़ूल की सोच है
क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, कुएँ का मेंढक बन के नहीं जीना है हम लोग को। मैं बरेली में पैदा हुई थी, बरेली में ही अपनी जॉब में लड़ती रहती और पुलिस केस करती और कोर्ट कचहरियाँ करती और उस नौकरी के ऊपर फिर मतलब उसको ले ही लेती उस नौकरी को, और ज़ाहिर-सी बात है मुझे कोई निकाल नहीं सकता था। मुझे इतना ह्यूमन राइट्स था कि अब मैं अपने जेंडर को चूज़ कर सकती थी। लेकिन इतनी मतलब लाइफ़ इतनी छोटी-सी है, उसको खुश होके जीने की जगह अगर मैं यही कागज़ी जद्दोजहद करती रहती तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं अपने कागज़ तो चेंज करवा लेती, मैं अपनी जॉब को सिक्योर कर लेती, लेकिन मैं अपने परिवार में वो सम्मान, अपने मोहल्ले में वो सम्मान, अपने स्कूल में वो सम्मान या अपने बिरादरी में वो सम्मान कभी नहीं पा पाती, जो कि आज मैं दिल्ली में पा रही हूँ। क्योंकि दिल्ली वालों ने मुझे ऐसे ही देखा है, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करा है। लेकिन उन लोगों ने मुझे फुटबॉल खेलते, वॉलीबॉल खेलते, बाइक चलाते और लड़कों के साथ में होली, दिवाली खेलते-कूदते देखा है, क्योंकि इतने साल मैं वहाँ पे रही हूँ। तो उनके लिए वो सब चीज़ें पचानी बहुत मुश्किल थी। वो मुझे तरह-तरह के नाम देते। लड़ना एक अलग बात है, मैं उनसे लड़ लेती, उनको फटाफट जवाब भी देती, और मैं एक आउटस्पोकन पर्सन हूँ तो फटाफट बोल देती हूँ उनको कि भई मेरी लाइफ़ है, आपको क्या मतलब है? यू माइंड योर ओन बिज़नेस, दिस इज़ माय लाइफ़ माय रूल्स। ऐसे करके मैं भी बोल देती, अपने भाइयों से बोल देती, भई बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, प्रॉपर्टी का बँटवारा करो, मेरे हिस्से की चीज़ मुझे दो, तुम अपने हिस्से की रखो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, घर में आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। मेरी लाइफ़ है, मैं जीऊँगी। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये कितना गंदा लग रहा है सुनने में कि हम अपनी फैमिली को भी बात बोल रहे हैं, हम अपने आस-पड़ोस के लोगों से इस तरह से बहस कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं। बेटर तो ये है कि आप एक ब्रेक लेके, जैसे कि नॉर्मल बॉयज़ एंड गर्ल होते हैं, वो लोग भी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरी सिटी मूव करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं और फिर कम बैक करते हैं अपनी फैमिली में, और मोहल्ले वालों को, लोगों को, रिश्तेदारों को इतना प्राउड होता है उनके ऊपर कि वाओ! इन्होंने कितना अचीव कर लिया। ये 2 साल बाहर रहे, लेकिन 2 साल के बाद जब आए हैं तो एक चेंज पर्सनैलिटी आई है। जैसे कि मेरे साथ में हुआ था, मैंने अपने आप को जब कमिंग आउट किया तो मैंने मैंने मतलब जो जेंट्स जीन्स थी उसकी जगह लेडीज़ जीन्स पहननी शुरू कर दी थी, क्योंकि जीन्स अमूमन एक जैसी लगती हैं दिखने में। तो वो वेस्टर्न जीन्स पहनती थी और टॉप पहनती थी हिप्स तक के, ताकि जो मेरा फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था हार्मोन्स की वज़ह से वो हाइलाइट ना हो। थोड़े ढीले पहनती थी ताकि मेरे घर के जो मेरे बड़े भाई और मेरे कज़िन्स वग़ैरह थे, उनको इतना पता ना चले कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो काफ़ी ढीले-ढीले शॉर्ट कुर्ते या शॉर्ट टॉप्स पहनती थी, और मैंने उसी दौरान अपने नेल्स के ऊपर मेहनत करनी शुरू कर दी थी, अपने बालों के ऊपर शुरू कर दी थी, अपनी स्किन के ऊपर शुरू कर दी थी, और मैंने इन सब चीज़ों की केयर करनी शुरू कर दी थी। मैं विटामिन ई की कैप्सूल को एलोवेरा में मिला के फेस पे खूब मसाज करके रात में सोया करती थी। मैं अपने पलकों में और आईब्रोज़ में कैस्टर ऑयल लगाया करती थी। मैं अपने नाखूनों को जैतून के तेल से या बादाम के तेल से मालिश किया करती थी। मैं कंटिन्यूअस वैक्सिंग करवाती थी, कंटिन्यूअस हर 2 महीने 3 महीने के बाद ब्लीच भी करवा लिया करती थी, और लेज़र लेना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शुरू कर दिया था। हेयर कटिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी थी। तो मतलब मैंने दूसरी तरफ ध्यान देना शुरू करा, क्योंकि मुझे पता था मैं ये सब करके अपने आप की जो मतलब फाउंडेशन है ना उसे मजबूत कर रही हूँ, नींव मजबूत कर दूँगी। तो मैंने वही चीज़ करी, मैंने वाटर इनटेक बहुत अच्छा कर दिया था, मैंने लो कैलोरी डाइट हाई फाइबर डाइट खानी शुरू कर दी थी, लो कैलोरी डाइट कर ली थी अपनी। मतलब जो चीज़ें एक मेरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए मुझे बहुत इम्पोर्टेंट थी, मैंने वो सब करना शुरू कर दिया था। और ड्रेसेस में मैंने लॉन्ग कुर्तीज़, शॉर्ट कुर्तीज़, टॉप विद जीन्स पहननी शुरू कर दी थी, और जेंट्स जूतों की जगह जो लेडीज़ वेलीज़ टाइप के आती है, नागरे टाइप के आते हैं, मैंने वो पहनने शुरू कर दिए थे। और उसके बाद में तकरीबन मैं 7 या 10 महीने अपने घर पे रही हूँ हार्मोन्स में, और उस दौरान चीज़ें मैंने मैनेज कर ली थी, क्योंकि मैं एक ढीले-ढीले कपड़े पहनती थी और ड्रेसिंग सेंस से अपने आप को काफ़ी छिपा लिया था। मैं कहीं भी पार्टीज़ में जाया करती थी तो बहुत हाथ हिला-हिला के बात नहीं करती थी, बहुत ऐसे लहर-लहर के चलती नहीं थी, ऐसे बालों में हाथ नहीं मारती थी। ये सब चीज़ें होती हैं, आपको आपको मतलब समाज में एक अलग-सा दिखाती हैं, क्योंकि अगर आप एक लड़की हैं तो आप एक नॉर्मल लड़की हैं। आप अपने आप को खुद ही अबनॉर्मल सा मान रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लचक दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकतें कर रहे हैं, तो भई लोग तो आपको देखेंगे ही। इसमें लोगों की गलती नहीं है। एक नेचुरल लड़की जब सड़क में चलती है तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से चलती है, आप भी वैसे चलिए। मैंने देखा बहुत सारी ट्रांस होती हैं, वो ऐसे से बात करती हैं।
ऐसे ऐसे बात करती हैं, ऐसे ऐसे करके बात करती हैं, ऐसे ऐसे करके बात करती हैं, आँखें बड़ी-बड़ी कर लेती हैं, एक्सप्रेशंस दिखाती हैं और खूब ऐसे ऐसे करके हँसती हैं और बालों में ऐसे करके ऐसे हाथ मार-मार के चलती हैं ऐसे और कमर यूँ-यूँ हिला-हिला के ऐसे-ऐसे करके चलती हैं। तो ये जो लक्षण है, ये कहीं न कहीं से कहीं तक भी वुमेन के नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं। आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना अभी से शुरू कीजिए। अपने आप को सोफिस्टिकेटेड, अपने आप को डिसेंट, अपने आप को एजुकेटेड बनाने की कोशिश करिए। बहुत सहज रहिए, बहुत नॉर्मल रहिए, हाथों को कंट्रोल में रखना शुरू करिए, अपनी आँखों को, अपने ज़ुबान को कंट्रोल में रखना शुरू कीजिए। जहाँ पे जितना ज़रूरी होता है उतना बात कीजिए, सलीके से बैठिए, सलीके से चलिए। कोशिश करिए कि आपकी कमर, आपके हाथ बहुत ज़्यादा ना हिले जब आप वॉक कर रहे हैं। आपको अपने बालों की कटिंग भी उस तरीके से करवानी है कि बहुत माथे पे नहीं गिर रहे हैं, बहुत आप उस पे हाथ नहीं मार रहे। ठीक है, माथे पे गिर भी रहे, अगर आपका माथा चौड़ा है, आप गिरा के बना भी रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से बनाइए कि आपको बार-बार उसमें हाथ मार के नहीं चलना पड़े कि भई लोग आपको देख के बोले वाओ! क्या हसीना जा रही है। क्योंकि अभी वो टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी दौर आएगा। आपको फ़ैशन करने का पूरा मौका मिलेगा, आपको सजने-संवरने का पूरा मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है कि अब हम सँवरते नहीं हैं, अब हम सजते नहीं हैं। हम हर रोज़ अपनी पसंद के कपड़े पहन रहे हैं, साड़ियाँ पहन रहे हैं, ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं, कान के पहन रहे हैं, हाथ के पहन रहे हैं, मेहंदी भी लगा रहे हैं, नेल्स भी बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन उस दौर में ये सब चीज़ें नहीं करी थी, क्योंकि हम अपने परिवार में थे। परिवार की मान-मर्यादा और इज़्ज़त को बनाए रखना हमारा फ़र्ज़ था। तो वहाँ पे 8 या 10 महीने गुज़ारने के बाद में जब मुझे लगा कि हाँ, अब मैं एक कंप्लीट कमिंग आउट के फ़ेज़ में हूँ, मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया। जो भी मैंने अर्न करा था, जो भी सेविंग्स मेरे पास थी, मैंने उनको बैंक अकाउंट में रख के और मैं दिल्ली की तरफ मूव हो गई। मैं यहाँ पे अपनी एक फ्रेंड थी, उसके पास में गई और वो पेशे से ट्रांसजेंडर्स थे। वो ट्रांसजेंडर वाला काम करते थे पारंपरिक तौर पे। तो मेरे पास में कोई और दरवाज़ा नहीं था उस समय कहीं और जाने का, तो मैं उनके पास में गई। क्योंकि जो मेरे बरेली के बेस्ट फ्रेंड्स थे, जब मैंने उनसे डिस्कस करा कि मैं कमिंग आउट कर रही हूँ और क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ समय के लिए रख सकते हो? क्योंकि वो कमिंग आउट कर चुकी थीं। वो सर्जरी भी करवा चुकी थीं। तो जब मैंने उनसे हेल्प माँगी तो उन्होंने मुझे साफ-साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी मैं खुद ही अपनी स्ट्रगलिंग उसमें हूँ, टाइम में हूँ, मैं खुद ही अभी चीज़ों को सेट कर रही हूँ अपने आस-पास में और मैं नहीं कर पाऊँगी तुम्हें सपोर्ट। तो जब उन्होंने मना कर दिया और मेरे 2-3 दोस्त और थे, उनकी उनकी भी फैमिली में वही सब प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे समझ में आ गया कि ये दौर ऐसा है, ना मैं अपने दोस्तों के पास रह सकती हूँ, ना अपने घर पे रह सकती हूँ भाइयों के साथ, ना अपने रिश्तेदारों में कहीं जा सकती हूँ, क्योंकि सबको वही होता है कि भई एक पुरुष से आप महिला बन रहे हैं, तो कमिंग आउट चैलेंजिंग हो जाती है, आपके लिए कम, आपके साथ रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा। तो ऐसे समय पे मैं जब दिल्ली मूव करी, तो मेरे पास में एक ही घर था मेरी फ्रेंड का, जिसका नाम मनीषा है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मतलब मेरी मेरी सोल सिस्टर मैं कहूँगी उसको अपनी, मेरी बहुत प्यारी बहन है वो। और बदकिस्मती से या कह सकते हैं किस्मत से वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में है, पारंपरिक माँगने खाने खाने का काम करती है। उसने मुझसे कहा कि बहन कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसी ही हूँ, बस मैं साथ पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं करा किसी ने, तो मैं पढ़ लिख नहीं पाई, इसलिए मैं कोई और जॉब नहीं कर सकती हूँ, ये करना मेरी मजबूरी है और तुम मेरे साथ में रह सकती हो जब तक तुम चाहो। तो मैं उसके साथ में रही, उसने मुझे एक बड़ी बहन के समान प्यार किया। मैं उसके साथ में रह के अपना कमिंग आउट कंप्लीट करा मैंने और मैं तकरीबन 10 महीने उसके पास में रही होंगी और मैंने उसको भी उस दौरान पढ़ाया, लिखाया, उसको भी मैनरिज़म्स, एटिकेट सिखाए। वो खुद भी बहुत लड़कियों के समान थी, बहुत ही प्यारी लगती थी और उसके हाव-भाव, तरीके भी बिल्कुल नहीं लगते थे कि वो एक किन्नर है। वो बहुत डिसेंट बनती थी, खुदापरस्त और गॉड फ़ियरिंग थी। तो हम लोग की बहुत ट्यूनिंग भी रहती थी और हम लोग बहुत अच्छे से म्यूज़िक, उसको भी म्यूज़िक डांस का बहुत शौक था, मुझे भी था, तो हम लोग बहुत टाइम अच्छा स्पेंड करते थे। तो उसके साथ में रहने के बाद में मैंने 10 मंथ्स और अपने ऊपर वर्कआउट किया। उस दौरान मेरे बाल यहाँ तक के इतने-इतने बढ़ गए थे कि मैं एक क्लचर लगा सकती थी या मैं पोनी बना सकती थी और मैंने उस दौरान अपना मेकअप करना भी स्टार्ट कर दिया था। मैं मेकअप वियर करने लग गई थी। स्टार्टिंग में सिर्फ़ काजल लगाती थी और एक लिप ग्लॉस लगाया करती थी निविया का, मुझे अभी भी ध्यान है। निविया का लिप ग्लॉस लगाया करती थी बरगंडी कलर में और काजल लगाया करती थी और मैंने अपने दोनों कान छुड़ा लिए थे, तो उसमें स्टड्स पहनती थी, मोती के या नग वाले स्टड्स पहना करती थी। मैंने नेल्स बढ़ाने शुरू कर दिए थे प्रॉपर और मैं उनकी केयर भी करती थी। साथ ही साथ मेरी वैक्सिंग, लेज़र ये सब कुछ चल रहा था और मैंने उस दौरान जब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ दिल्ली में आई थी, तो मैंने पैडेड ब्रा पहननी शुरू कर दी थी और पैडेड ब्रा में मैंने स्टार्ट किया था सी कप से और 41-42
नंबर की ब्रा मैंने स्टार्ट कर दी थी वेयर करना। और मैं उसको टी शर्ट्स पहनती थी, उसके ऊपर टी शर्ट से कुर्तीज़ पहनती थी और स्टोल से उसको कवर करा करती थी, यानी कि जीन्स, कुर्ती और ब्रा पहनती थी और उसके ऊपर से उस स्टोल से कवर करती थी। और फिर मैं इस तरीके से मतलब पब्लिक में आने जाने लग गई, क्योंकि हमें 1 साल तक एज़ अ फीमेल रहना होता है, तो मेरा जो फीमेल लुक था वो इस तरीके से धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ। जब पूरे 10 महीने दिल्ली में कंप्लीट हो गए थे, तब मेरे को मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि अब मैं बहुत कुछ लड़की जैसी लगने लग गई थी। मेरे बाल मतलब अच्छे बड़े हो गए थे, मैं क्लचर लगा के काफ़ी गर्ल के समान लगती थी। खूबसूरत लुक आ गया था बहुत ज़्यादा, और मैं कॉन्फिडेंट भी हो गई थी 10 महीने दिल्ली में उसके पास रह के। तो फिर मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब करा। मैंने नोएडा सेक्टर 52 में एक कॉल सेंटर है, वहाँ पे मैंने वर्क किया। अमेरिकन कॉल सेंटर था, नाइट शिफ्ट थी। मैंने वहाँ पे काम करना शुरू करा और वहाँ पे काम करने के दौरान मैंने बहुत कॉन्फिडेंस गेन करा। आप समझ सकते हैं, पढ़े लिखों के बीच में बैठना और उनके साथ में एक अलग ही सोच डेवलप हो जाती है। वहाँ जाके फिर मैं पूरी तरीके से फीमेल क्लोथ्स में आ गई। मैं साड़ी पहन के भी जाया करती थी, मैं सूट पहन के भी जाती थी, मैं जीन्स और टॉप पहन के भी जाया करती थी। मैंने उस दौरान मैंने स्लीवलेस टी-शर्ट्स भी पहनी हैं, क्योंकि दुबली-पतली थी, फिगर इज़ लाइक था, तो वो कपड़े भी पहने हैं। और वो सारा जो वेस्टर्न ड्रेसेस था, स्कर्ट्स पहनना और लॉन्ग स्कर्ट्स पहनना, वो सब मैं उस समय जी चुकी हूँ। अपनी एचआरटी के दौरान मैंने बहुत किया। उस समय मैंने यही किया। साड़ियाँ तो कभी-कभी तीज-त्योहार में पहन ली, अदरवाइज़ कभी नहीं पहनती थी साड़ी। सूट बहुत कम पहनती थी। जीन्स, टॉप, स्कर्ट्स, बस इसी में रहा करती थी। कॉल सेंटर में जॉब करने के बाद में अचानक से कोरोना महाराज आ गए और हम लोग की सबकी नौकरियाँ चली गई, हम लोग अपने घर पे रहने लग गए। तो जो सेविंग्स थी उसी से हमारा काम चलता रहा, और मेरे लिए एक तरह से बेनिफिट भी था कि कोरोना का वो जो 1 साल था पूरा, तकरीबन मतलब 8 महीने, तो 10 मंथ्स मैं अपने घर पे रही, 10 महीने मैं अपने फ्रेंड के यहाँ मनीषा के यहाँ रही, तो 20 महीने हो गए, और 8 महीने मैं कोरोना में अपने फ्लैट में बंद रही। तो मतलब 28 महीने, यानी कि पूरे-पूरे तकरीबन सवा 2 साल मुझे अपने आप के ऊपर मेहनत करने के लिए मिली। और सवा 2 साल के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम कोरोना में जब छूट मिली और मैं अपने घर पहुँची थी, मुझे अभी भी ध्यान है, मैं अपने घर पहुँची थी, मैंने प्रॉपर सूट डाल रखा था, दुपट्टा, और बहुत अच्छे से मैं गई थी अपने घर पे मेहंदी-वेहंदी लगवा के। और मेरी मम्मी, मेरे भाई सब बहुत खुश हुए। उनको जो था कि भई एक लड़का लड़की बन रहा है, तो उनको था कि लड़का लड़की नहीं बन सकता, लड़का तो कुछ और ही बनेगा। आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रही हूँ। तो उनके मन में वो डर था कि हमारी बेइज़्ज़ती करा देगा, दाढ़ी मूँछों वाला लड़का साड़ी पहन के और ये मेकअप-वेकअप करके कितना भयंकर लगेगा। तो उनकी गलती नहीं थी, उनके मन में वो चीज़ बैठी हुई थी कि भई, क्योंकि वो एक लड़के को ही देख रहे थे। तो उनके लिए वो चीज़ अनबिलीवेबल थी, वो सोच ही नहीं पा रहे थे उस बारे में। लेकिन जब मैंने बाहर रह के उन सब चीज़ों पे वर्कआउट करा और अपने आप को एक ब्यूटीफुल, एक प्रॉपर गर्ल के समान मैनरिज़म्स और एटिकेट्स के साथ में अपने आप को शो करा अपनी फैमिली में, तो मेरी मम्मा, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, मेरा पूरा ख़ानदान मतलब मेरे साथ में खड़ा था। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि हाँ, संजू जो बोल रही है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की बन रही हूँ, तो वो वाक़ई में लड़की ही है, वो अब लड़की लग रही है। और उस दौरान मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिली, अपने टीचर्स से मिली, जो कि मतलब मेरे साथ में जॉब करते थे, मेरे कलीग्स थे, मैं उनसे मिली, उनके यहाँ पे मेरा आना-जाना हुआ, और सबने मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली बूस्ट अप किया। सबने कहा कि आगे बढ़ो, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो, यू आर जस्ट लाइक अ गर्ल, एंड तुम तो और लड़कियों को भी बीट कर रही हो, तुम्हारी खूबसूरती उनको बीट कर रही हो, उनके लिए चैलेंज है। मेरी मौसियाँ आती थी, वो कहती थी मम्मी से कि इतनी तो खूबसूरत लड़की हमारे ख़ानदान में कोई नहीं जितनी तुम्हारी बेटी है। तो इस तरीके से जब लोगों ने कहना शुरू करा, तो मम्मा भी कॉन्फिडेंट होने लग गईं। धीरे-धीरे ब्रदर्स बहुत कॉन्फिडेंट हो गए। एक वाला भाई नाराज़ था, क्योंकि वो बहुत रिलीजियस है। उसे लगता था कि नहीं, ये ईश्वर के विरुद्ध चीज़ है, जो कि मैं समझ रही थी कि हाँ, उसकी भी सेंटिमेंट्स की मुझे कदर करनी थी। मैं उससे फाइट नहीं करती थी, लड़ती-झगड़ती नहीं थी। बस मैं कहती थी कि भाई, मुझे तेरी ज़रूरत है। तुझे मेरी नहीं है ना? मुझे है। मैंने कभी उल्टा ये नहीं बोला कि मेरी ज़िंदगी है, मेरे रूल्स हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, आप जाइए, आप हटिए, आपसे बात नहीं करनी। बल्कि मैं हमेशा यही बोलती थी हाथ जोड़ के कि भैया, आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मम्मा, आपको ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं कहाँ से माँ लाऊँगी, मैं कहाँ से भाई लाऊँगी। तो ये प्यार के कुछ सेंटेंसेस थे जिन्होंने उनके दिल में वो जगह बना दी, बहुत अच्छे से बना दी। और मेरे घर वाले मेरे साथ में खड़े रहे हमेशा। पूरे 28 महीनों के बाद उनका प्यार मुझे नसीब हुआ। एक फीमेल के समान उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करा। और उसके कुछ समय के बाद में मेरी सर्जरी हो गई। सर्जरी से पहले मेरी मम्मा ने मुझे सारा गोल्ड,
सारा घर का क्रॉकरीज, घर का जो भी मतलब इम्पोर्टेंट फर्नीचर था, गैस सिलेंडर, ये वो सब कुछ उन्होंने मुझे दिया एज अ गिफ्ट। उन्होंने मुझे दिया कि अब जब तुम प्रॉपर एक फ़ीमेल के समान रह रही हो, तुम जॉब कर रही हो और तुम्हारी अब सर्जरी भी होने वाली है, तुम्हें ज़रूरत है चीज़ों की, तो मेरी मम्मा ने मुझे फाइनेंशियल हेल्प भी करा, मुझे पैसे भी दिए सर्जरी के टाइम पे। मुझे अपने ये बहुत खूबसूरत से गोल्ड के कंगन दिए जो कि मेरी माँ के हैं, मैं इनको हमेशा वेयर करती हूँ। मेरी माँ की निशानी है मेरे लिए, उनका आशीर्वाद है, मैं इनको अपने आप से कभी दूर नहीं करती हूँ। मेरी माँ ने मुझे गोल्ड के कंगन दिए, मुझे रिंग्स दी, मुझे चेन, गले का सेट, कान के सेट, पायल, कमर पट्टी, जाने क्या-क्या जेवर उन्होंने मुझे दिया। और थैंक गॉड मेरे पास में अपना इनफ से भी ज़्यादा गोल्ड हो चुका है, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे ब्रदर्स ने मुझे दिया, मेरी भाभीयों ने मुझे कान के अच्छे से डेली यूज़ में पहनने के लिए गोल्ड के दिए, सब ने कुछ ना कुछ गिफ्ट मुझे अच्छे से दिया। और मेरी मौसियों ने, मेरे कज़िन्स ने मुझे अच्छी-अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट करी, मुझे अच्छी-अच्छी वैलीज़, नागरेज़ गिफ्ट करे, घर का फर्नीचर गिफ्ट करा, सब कुछ मतलब मुझे ऐसे मिला जैसे कि एक लड़की को दहेज मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैंने भी 28 महीने का त्याग लिया है। मैं अभी सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें कर रही हूँ आप लोग को मोटिवेट करने के लिए कि इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। किसी और वीडियो में बताऊँगी कि वो 28 महीने मैंने कैसे गुज़ारे। तो दर्द भी बताऊँगी आपको। तो दर्द से मत घबराइए। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर ऐसी लाइफ़ को जीना और मुझसे भी बेटर लाइफ़ को जीना, मैं तो चाहूँगी आप मुझसे भी बेटर लाइफ़ को जिए, ताकि मेरा भी मतलब सर फ़ख्र से ऊँचा उठ सके कि हाँ, मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियो देख के आज मुझसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे भी ज़्यादा प्रिटी हैं, मुझसे भी ज़्यादा प्यारे हैं और मैं आप लोग के साथ में वीडियो ब्लॉग्स बनाऊँ, आपके साथ में कहूँ कि यस, ये है देखिए समाज के लिए एक नमूना। मैं तो यही चाहूँगी कि आप सब हमसे भी आगे बढ़ें। हमने कुछ नहीं किया, आप हमसे भी आगे बढ़िए। लेकिन अगर एक प्रॉपर लड़की की ज़िंदगी चाहती हैं, तो स्ट्रगल से मत घबराइए। 14 साल का वनवास तो राम जी ने भी उठा लिया था। सूली की मौत यीशु ने भी उठाई थी। महात्मा बुद्ध ने भी अपना घर, परिवार, संसार, बीवी, बच्चे सब छोड़ के तप किया था वन में रह के। तो घबराइए मत इन स्ट्रगल से। पढ़ाई कंप्लीट करिए, हाथ में डिग्रियाँ लीजिए, अच्छी जॉब कीजिए, फाइनेंशियल सिक्योर होइए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, अपने कमिंग आउट को कमिंग टू अ सिटी कर लीजिए। एक दूसरे शहर में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको किसके पास में रहना पड़ रहा है, नो मैटर। आपकी लाइफ़ है, आपको जज करने का पूरा अधिकार है अपने आप को, दूसरे को अधिकार नहीं है आपके लिए। आप किसी के साथ में रुक रहे हैं, दूसरे शहर जाइए, वहाँ पे किसी के साथ में एज़ अ पेइंग गेस्ट रुक सकते हैं, एज़ अ रूममेट रुक सकते हैं, एज़ अ गेस्ट रुक सकते हैं, आप उनको पे करिए और रुकिए और वहाँ रह के फिर कुछ कोर्स भी कर सकते हैं, अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं और अपने अंदर की गर्ल को बाहर नर्चर कर सकते हैं। और यकीन मानिए जब आप एक प्रॉपर खूबसूरत सी लड़की लगेंगी ना और उसके बाद अपने घर जाएँगी, तब सब लोग नज़र उतार लेंगे और आपको प्यार करेंगे। लेकिन अचानक से आप सोचिए कि उनके सामने बैठा हुआ 20-25 साल का लड़का बोले मैं लड़की हूँ और अगले दिन मम्मी की साड़ी पहन के सामने बैठ जाए तो वो डर जाएँगे, वो घबरा जाएँगे, उनकी भी बात को समझिए, वो गलत नहीं है। अचानक से क्या आप और मैं अभी हम ट्रांस वुमन खुद हैं तो इतनी वकालत कर रहे हैं। अगर आपका भाई घर में बोले कि मैं एक ट्रांस वुमन से प्यार करता हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ उससे और वो एक ट्रांस वुमन को लेके आ जाए घर पे शादी करने के लिए और आपने कमिंग आउट नहीं करा है, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपके भाई का जीवन एक ट्रांस के साथ में कटे? या आपका भाई मतलब इस तरीके से करे या आपके पापा जो है वो किसी ट्रांस को लेके आ जाए घर पे कि भई मम्मी को हटाओ मैं तो इसके साथ प्यार करता हूँ या कुछ भी ऐसा कुछ करे जो अचानक से हो जाए, जो कि आपको समझ में ना आए कि ये क्या हो रहा है? तो बस वही वाली बात है, भगवान ना करे किसी के घर परिवार में ऐसा हो, मैं तो दुआ करती हूँ। लेकिन एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कर रहे हैं, तो उसको बर्दाश्त करना सबके लिए बहुत मुश्किल है, तो बेहतर है सबको तकलीफ़ देने से अच्छा है, आप खुद कहीं और पे शिफ्ट होएँ और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिएँ। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी इसलिए बोलनी ज़रूरी थी। आप चाहे तो इन सब बातों को भी कॉपी कर सकते हैं, इनसे इंस्पायर्ड होके एक अच्छी ज़िंदगी को जी सकते हैं और जब कंप्लीट लुक्स में आ जाएँगे उसके बाद में अपने घर में जा सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं कि यस मैं ये थी और मैं ये बनने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी। आप लोग की जीत होगी, निश्चित जीत होगी और मैं आप लोग के साथ में हूँ। मेरी दुआएँ, ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ में। कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प दूँगी और हेल्प क्या चाहिए वो बता दिया करिए। ये मत बोला करिए, दीदी आप हेल्प नहीं करती, दीदी आप मदद नहीं कर रहे हो। क्या मदद चाहिए वो बताइए, ठीक है? मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, नहीं होगा तो सॉरी कह दूँगी। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए आप लोग खुश रहें, ईश्वर आपको खुश रखे। जय हिंद,
जय भारत।